उनकी लगातार बात होती है और ये उन्हीं की कोठी में जाके भोजन भी करके आते हैं, उन्हीं की कोठी में जाके चाय भी पी के आते हैं और उन्हीं की कोठी में जाके खूब गप्पे लड़ाते हैं। ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर और हमारे साथ बातचीत के लिए खुद मौजूद हैं बुंदेलखंड के सबसे चहीते, सबसे लोकप्रिय विधायक राजीव सिंह पारीक्षा, जो कि बबीरा विधानसभा की विधायक हैं। राजीव जी, बेहद स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। तापमान लगातार गर्मी का बढ़ रहा है, चुनाव की क्या स्थिति है सर? चुनाव में भी कार्यकर्ताओं में भी इस समय उत्साह एकदम पूरे जोरों पर है और चुनावी गर्मी भी यहाँ चरम पर है। मुझे लगता है कि इस बार जो हमारे प्रत्याशी हैं, जिस तरीके से जनता का रुझान मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो बन रहा है, मुझे इस बार सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे भरोसा है, जैसे मैं जब लोगों के बीच में जाता हूँ और उनकी बातों को सुनता हूँ और उनकी संतुष्टि को देखता हूँ, जो संतुष्टि का पैमाना है, उस पैमाने के आधार पर मैं कह सकता हूँ इस बार 5 लाख वोटों के अधिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को पुनः प्राप्त करेगी। अच्छा, लोकल के मुद्दों की अगर हम बात करें, विकास की हम बात करें, पेयजल एक तो सबसे बड़े संकट इस गर्मी में, भीषण गर्मी में आ जाता है और अभी भी विरोध वो जारी है। गांव में हम लोग जा रहे हैं, लगातार जनता से बात हो रही है, तो ऐसे में लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पानी नहीं आए तो हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। इस तरह की बात भी निकल के सामने आ रही है, कैसे फेस करेंगे? ये आपकी जो बात है, मुझे लगता है कि ये विरोधियों की हताशा और निराशा है। विपक्षी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं तो एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता अगर हमको तो वोट देने को तैयार नहीं है तो हो जाए तो कम से कम वोट ही ना करे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वोट के लिए जब मशीन के सामने आदमी खड़ा होता है तो उसको मोदी का चेहरा नज़र आता है। तो ये उनकी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और अगर हम पानी की बात करें, पेयजल की समस्या के समाधान की बात करें, तो 70 सालों में पेयजल की समस्याओं पर अगर किसी ने काम किया है, हर घर को नल से जल पहुँचे, शुद्ध पानी पहुँचे, पानी की समस्या संपूर्ण रूप से समाधान हो जाए, उसका समाप्त हो जाए, इसके लिए केवल मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने काम किया है। लगभग 18,000 करोड़ की योजनाएं इस जनपद में और इस लोकसभा में चल रही हैं। कुछ योजनाएं लगभग पूरी होने की स्थिति में है, कुछ जगह पानी पहुंच गया है और अभी काफ़ी जगह ऐसी बकाया है जहां पे पानी पहुंचना शेष है। लेकिन लोगों को संतुष्टि है कि पानी इस गर्मी को अगर नहीं मिल रहा है तो अगली गर्मी तो उनको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो वो देख रहे हैं कि योजनाओं का पूरा होता हुआ, योजनाओं को ज़मीन पर उतरता हुआ, उन योजनाओं से वो अपने भविष्य की जो समस्याएं उसको समाधान होता हुआ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो सारी जनता मोदी के साथ में। आज हर व्यक्ति की थाली में भरपूर भोजन है, बहन बेटी की भरपूर सुरक्षा है। घर से जब वो निकलती है तो माँ बाप चैन की नींद सोते हैं कि जाएगी और अपना काम करके, ट्यूशन पढ़ के, पढ़ाई पूरा करके, अपना रोजगार करके, अपनी जो दिनचर्या है उसको पूरा करके वो आएगी घर में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। बेटे की भी दिक्कत नहीं है कि ना तो बेटे का अपहरण होगा, ना उसको कोई खतरा है। आदमी नौकरी वाला नौकरी करने जाता है, व्यापारी व्यापार करने जाता है, व्यापार करके शाम को आता है, उसके परिवारजन बिल्कुल निश्चिंत होकर घर में एसी में सोते हैं। क्यों सोते हैं एसी में? क्योंकि भरपूर बिजली योगी सरकार दे रही है। तो योगी की सरकार बिजली भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है और सुरक्षा के माहौल के कारण लोगों का व्यापार भी बढ़ रहा है, जिसमें व्यापारी भी संतुष्ट है, किसान भी संतुष्ट है। किसान को उसकी फसलों के वाजिब दाम मिल रहे हैं। पहले तो आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी के लोग ही अपने खुद के क्रय केंद्र लगाते थे फर्जी तरीके से और किसानों पर दबाव बनाकर उनका अनाज हड़प लेते थे और उनको औने पौने दाम ही देते थे और कई लोगों को दाम ही नहीं देते, सालों लोग चक्कर काटते थे। आज एमएसपी भी लगातार बढ़ रहा है और जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र में और राज्य में, मैं समझता हूँ हर अनाज के जितने भी जिन्स यहाँ पैदा होते हैं लगभग सबके दाम लगभग दुगने के आसपास पहुँच गए। जो हमने कहा था कि हम अपने किसानों को उनकी उपज का अच्छा और बढ़िया दाम देंगे, मुनासिब दाम देंगे और उस दाम को आज हम लोग दे रहे हैं और किसान खुशहाल भी। आज उसके खेत के ऊपर अगर कोई आफत आ जाती है, आसमानी आफत आ जाती है, तो तुरंत बीमा तो मिलता ही है, लेकिन सरकार भी राहत और सहयोग देने का काम करती है, मुआवजा देने का काम करती है। अभी कुछ दिनों पहले फसल जब तैयार हो चुकी थी तो किसानों की तैयार फसलों के ऊपर ओलावृष्टि हो गई थी।
बहुत से किसानों को मुआवजा मिल चुका है और मुआवजे मिलने की प्रक्रिया जारी थी, तभी ओलावृष्टि हुई, तभी इसकी घोषणा हो गई आचार संहिता की, और वो जो प्रक्रिया जारी थी वो प्रक्रिया थम गई। मैं आपके माध्यम से अपने किसानों और किसान भाइयों से, उनके परिवार के, अपने सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि आप बिल्कुल धैर्य रखें। 20 तारीख को मतदान होगा और उसके वैसे ही मतदान हो जाएगा, जो लोग शेष रह गए हैं सभी किसानों के खाते में पैसा योगी जी ने भेज दिया है, यहाँ पे जमा है, सारा आना शुरू हो जाएगा। उनको कोई चिंता की बात नहीं है और उन्हें मिल रहा था। दुख इस बात का है कि जो बहुत किसानों के हितैषी बनने का काम करते हैं हमारे विपक्षीगण, उन्होंने आपत्ति लगाई कि साहब सरकार पैसा दे रही है किसानों को, ये तो आचार संहिता में नहीं हो सकता। तब जाके सरकारी अधिकारियों ने उस बात को संज्ञान में लिया और उस पर रोक लगाने का काम किया। तो एक तरफ वो किसानों के हितैषी बनते हैं, दूसरी तरफ किसानों को जो लाभ मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, उसको रोकने का काम करते हैं। राय जी, क्या आप ये मानते हैं कि आपकी सरकार जब से आई है तो अब पेयजल संकट, अगर हम झांसी की केवल बात करें, झांसी लोकसभा सीट की, पेयजल संकट बिल्कुल खत्म हो गया? हमारी सरकार ने पेयजल संकट के समूल समाधान के लिए, बिल्कुल जड़ से समाधान के लिए, और कम से कम 100 साल के लिए योजना बनाकर, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उसके लिए बड़ा तगड़ा एक रोड मैप तैयार किया है और वह योजनाएं सब लगभग पूर्ण होने की तरफ है। अगली साल गर्मियों में कोई भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा आपको जो पहले से जिसकी बसावट हो और उस गांव में पेयजल की पाइपलाइन, शुद्ध पानी की पाइपलाइन ना पड़ी हो और घर तक पानी ना पहुंच रहा, घर तक पानी ना पहुंच रहा हो। पाइप तक का साहब ऐसा है, जब पाइपलाइन पड़ेगी, जब उसका STP बने, उसका WTP बनेगा, उसका स्टोरेज का वो बनेगा, पानी का टैंक बनेगा, तभी जाके तो पानी पहुंचेगा। तो उसके लिए इस योजना को समय चाहिए कुल मिला के। उसके लिए इंटेक बेल जहाँ से पानी उठाते हैं, फिर उसके लिए WTP जहाँ पानी शुद्ध करते हैं, फिर वहाँ पे फिर एक बड़ा क्लियर वाटर टैंक जहाँ पे इसको हम CWR बोलते हैं, वो बनाना पड़ता है। पाइपलाइन पहले रॉ वाटर की पाइपलाइन बिछती है, फिर जब क्लियर वाटर हो जाता है तो उसकी पाइपलाइन बिछती है। तो जब तक नेटवर्क नहीं होगा तो पानी टोटी में कैसे पहुंचेगा, टेप में कैसे पहुंचेगा, नल में कैसे पहुंचेगा, व्यक्ति घर में कैसे पहुंचेगा? ये नेटवर्क है, ये पहले सरकारों को करना चाहिए था। वो टाइम टेकिंग जॉब है, ऐसा नहीं है कि बाजार से बोतल खरीद ले आए। भाई एक बोतल तो खरीद के ला सकते हो, लेकिन वो हजारों लीटर पानी आपके यहाँ पर डे घर में पहुंचे, उसके लिए तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। पहले वो सोर्स भी ढूंढना पड़ेगा, जो कभी ऐसा ना हो कि हमने नेटवर्क तैयार कर दिया और एक पॉइंट तय कर लिया और उस पॉइंट पे पता चला कि 5 साल बाद पानी सूख गया। तो उसकी भी योजना, उसकी भी तैयारी करना, उसके डाटा भी कलेक्ट करना कि आगे आने वाले 100 सालों में पानी वहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, और पिछले 100 सालों से 150 सालों से पानी की उस स्थान पे स्थिति क्या रही। ये सामान्य काम नहीं है, ये पूरी स्टडी है और उस स्टडी के आधार पर, सर्वे के आधार पर फिर वो सब योजनाएं बनती है, स्वीकृत होती है, फिर उनको टेंडर करके, प्रोसेस करके, फिर उनको जमीन पर उतार कर तब जाके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, तब उसका लाभ लोगों को मिलता है। ये पहले होना चाहिए था। ये तो सोते रहे, वोट लेके दिल्ली में घूमते रहे, मंत्री भी बनते रहे, सांसद भी बनते रहे, लोगों की जमीनों पे जो तथाकथित है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये चुनाव तो पूरा सपा लड़ रही है और सपा के लोगों को तो कभी चिंता है ही नहीं जनता की। कहते ज़रूर हैं कि हम नौजवान किसान कल्याण की चिंता करने वाले हैं, वो किसी की नहीं, वो केवल अपनी स्वयं की और अपने बच्चे की चिंता करते हैं, अपनी समाज की भी चिंता नहीं करते। वो उनको केवल स्वयं और अपना बेटा दिखाई देता है, चाहे उनका पैटर्न देख लो, चाहे लखनऊ में देख लो और चाहे वो झांसी में देख लो, ये अपने परिवार के अलावा कभी इनकी सोच उससे बाहर जाती नहीं। ये समाजवादी पार्टी के लोग ही अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव की स्थिति और जो गठबंधन है उसकी और ख़राब हो गई है, क्योंकि आदमी खास तौर से बबीना का और झांसी का और ख़ास तौर से बुंदेलखंड का समाजवादी पार्टी की तरफ देखना भी नहीं चाहता। कहता बड़ी मुश्किल से इन लोगों से मुक्ति मिली है, ये साल ये फिर लोग दिखाई दे रहे हैं सब। मैं भी आपके पास आने के पहले आपके क्षेत्र में ही था, बबीना के खैलार एक गाँव है, वहाँ पे था। वहाँ पे कुछ महिलाओं ने सड़क जाम कर दिया था थोड़ी देर पहले, और उनका कहना केवल ये था कि मुझे खाने को नहीं चाहिए, लेकिन केवल मुझको पानी मिल जाए तो जीवन खत्म हो जाए। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये चुनाव में इवेंट करते हैं, कभी बोर्ड लगाएंगे कि यहाँ पे आपका आना मना है, ये वहाँ मालूम करोगे समाजवादी पार्टी किसी गुंडे ने बोर्ड लगाया हो, वो होर्डिंग लगाते हैं, इसमें विधायक का प्रवेश मना है,
ये चुनाव के समय क्यों नहीं बना होता है? अगर इनमें हिम्मत है और अगर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं तो पहले से लगाए ना, 20 तारीख के बाद लगाएं कि वहां पे सांसद का आना मना है, तो हम बताएं, हम भी जाएंगे साथ में। मना है तो क्यों मना है बताइए, और वो भी आ जाएं। उन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया है, इतने जख्म दिए हैं उन लोगों ने। उस त्रासदी से उत्तर प्रदेश निकला है, बुंदेलखंड और झांसी निकला है, त्रासदी थी समाजवादी पार्टी की, उससे निकल के लोग आए हैं। उनको पानी भी मिल रहा है, उनको सम्मान भी मिल रहा है, उनको भरपेट भोजन भी मिल रहा है। पहले भोजन के लिए आदमी तरसता था, इंसान तरसता था। ये कांग्रेस के तो राहुल गांधी है ना, यहाँ पकौड़े खाते थे और जाके दिल्ली में बोलते थे कि साहब बुंदेलखंड के लोग घास की रोटी खाते हैं। आप बताइए, कहीं जाके देखिए, कहीं आप तो पत्रकार हैं, पहुँच जाइए, कहीं घास की रोटी बनती है? यहाँ से अच्छा अनाज कहीं पैदा नहीं होता। यहाँ मिलेट्स भी पैदा होता है, श्री अन्न पैदा होता है, यहाँ पे तो मोटा अनाज पैदा होता है। तो ये तो केवल चुनावी एक वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर थोड़ी बहुत कहीं नाराजगी है तो उसका लाभ लेते हैं। जनता का अधिकार है अपनी सरकार से मांग करना, अपने नेता से मांग करना, लेकिन वो मांग उसी से करती है जिसको भरोसा होता। समाजवादी पार्टी से क्यों मांग नहीं करती? उनसे पानी की मांग क्यों नहीं की? उनसे अपने राशन की बात क्यों नहीं की? उन्हें रास्ते की बात क्यों नहीं की? अपने गांव में बिजली के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बात क्यों नहीं की? अपने गांव में नाली बनाने के लिए और खज्जड़ा लगाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए क्यों नहीं लड़े सपा के लोगों से? उन्हें मालूम था कि भैया इनसे कुछ होने वाला नहीं, केवल जान बख्श दीजिए हमारी, इतना ही बहुत है। हम लोगों से मांगते हैं, ट्रांसफार्मर मांगते हैं, ट्रांसफार्मर कहते साहब ये तो अब इसकी क्षमता पूरी हो गई, हम लोगों ने अपने घरों में कूलर लगा लिए, एसी लगा लिए, अब उसको बड़ा कराओ। हम लोग पूरा कराते हैं। तो जनता की मांग उसी से होती है ना जो पूरा करता है। उन्हें मालूम है कि इनकी सारी आकांक्षाएं और इच्छाएं, जरूरतें केवल एक ही दल है और केवल 2 ही नेता हैं, देश में मोदी और प्रदेश में योगी। ये 2 ही नेता और एक दल, ये उनकी सारी जरूरतें पूरी करने वाला दल है, इसलिए उनसे अपेक्षाएं भी हैं। 4 करोड़ हम लोगों ने आवास दिए देश में। लोग मांगते हैं कि हमें और आवास चाहिए, हमारा परिवार बढ़ गया है। मोदी जी ने कहा बिल्कुल अधिकार है आपका, आप इस देश के शहरी हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, आपको मिलना चाहिए, आपका परिवार बढ़ गया है तो लीजिए, हम आपको 3 करोड़ आवासों का मोदी जी ने और प्रावधान कर दिया। तो ऐसा नहीं है, सरकार देने वाली है, दिल खोल के देने वाली है और दिलदार तरीके से देने वाली सरकार। ये लोगों के घरों पे कब्जा, प्लॉटों पे कब्जा करने वाली सरकार नहीं है। बल्कि जिन्होंने कब्जा किया है, योगी जी ने भी आपको एक भाषण में कहा है और बिल्कुल ठोक के कहा है कि जितने भी माफिया हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया हैं, उन सारे लोगों से उनकी संपत्ति का हिसाब लेके, जितनी संपत्तियों पर उन्होंने कब्जा किया है, अवैध तरीके से उन्होंने जो संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, अवैध तरीके से धन को उगाई करके, अपहरण करके, गुंडागर्दी करके, वसूली करके जो पैसा उन्होंने लिया है, उस सारे पैसे को वो वसूलेंगे भी और सारी प्रॉपर्टियों खाली करके इन गरीबों में बांटने का काम करेंगे। वहाँ पे अस्पताल बनाएंगे, वहाँ पे गरीबों के आवास बनाएंगे, वहाँ पे विद्यालय बनाएंगे, वहाँ पे शरीर को स्वस्थ करने के लिए पार्क बनाएंगे। इस समाज का पैसा समाज में वापस करने का काम कौन करेगा? मोदी जी, योगी जी करेंगे, दूसरा तो कोई है नहीं। किसी पे जनता को भरोसा है? किसी पे भरोसा? आप बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, आप तो गाँव जाते, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, बताइए। नहीं, कभी कोई आपको मोदी और योगी के अलावा किसी का नाम लेता हुआ सुनाई दिया? मांग भी इन्हीं से है और प्यार भी इन्हीं से। तीसरा कोई व्यक्ति है नहीं जनता के बीच में। जनता के बीच में अब कोई दलाल बचे नहीं है। ऊपर मोदी, प्रदेश में योगी और सीधा जनता, अब बीच में कोई कड़ी है नहीं। पूरी जनता इस बार भरपूर तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश का पूरा भार सौंपना चाहती कि मोदी जी आप देश चलाइए और हम लोगों के ऊपर आप बस इसी तरीके से प्यार और हमारी चिंता करते रहिए। ये मोदी का चुनाव है, मोदी का चुनाव। जनता कोई इसमें गफलत में रहने वाली नहीं है। कितने भी प्रयास कर लें, कितने भी होर्डिंग लगा लें, कितने भी बोर्ड लगा लें, कितने भी बहिष्कार के नारे लगा लें, उन्हें मालूम है कि आदमी जब जाता है मशीन पे तो फूल ही दिखाई देता, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए ये इनका षड्यंत्र है। जनता इनके षड्यंत्र में फंसने वाली नहीं है, कुछ भी कर लेंगे। ये जहां भी आप जाओगे मोहल्ला समाजवादी पार्टी का होगा। जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, उन्होंने एक विशेष प्रकार की होर्डिंग भी लगाई है कि मुलाकात नहीं हो पाती है, कोठी के लोग हैं। तो इस होर्डिंग को कैसे देखते हैं आप? देखो साहब, ऐसा है, ये चुनाव में ही ये आरोप लगा रहे, ये अनुराग शर्मा जी के सबसे खास मित्रों में है।
आदरणीय प्रदीप जैन साहब, ये बहुत अच्छे मित्र, उनकी लगातार बात होती है और ये उन्हीं की कोठी में जाके भोजन भी करके आते हैं, उन्हीं की कोठी में जाके चाय भी पी के आते हैं और उन्हीं की कोठी में जाके खूब गप्पे लड़ाते हैं। ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जब से अनुराग शर्मा जी सांसद बने हैं, सारी जनता उनसे मिलती है, फ़ोन भी करती है, फ़ोन पे बात करती है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, मैं प्रदीप जैन जी से तो कुछ नहीं कहूँगा, जिनको वो साथ लेके चल रहे हैं उनसे पूछ लें कभी कि जब आप झांसी में आए थे तब आप किराए के मकान में रहते थे। आज अनुराग शर्मा जी की टोटल जो प्रॉपर्टी है उससे 4 गुना प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? आप तो मास्टर थे, एक मास्टर के बाद इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? बताएं ना, दें हिसाब, कहाँ से लेके आए थे ये? जो उनके साथ में घूम रहे हैं उनका हिसाब ले लें प्रदीप जैन जी पहले। अनुराग शर्मा जी की बात तो पीढ़ियों की प्रॉपर्टी है। कोई अनुराग शर्मा जी ने तो 1 इंच जमीन यहाँ पे बनाई नहीं। अनुराग शर्मा जी के पिताजी ने बनाया था और पिताजी के पिताजी ने बनाया था और उनके पिताजी ने बनाया था। इसमें ये तो देखो सब जनता जानती है। मैं तो कह रहा हूँ प्रदीप जैन साहब, इतनी ही सोचता है उनको तो अपने साथ जिनको लेके चल रहे हैं उनसे एक बार पूछ लें कि भैया मैंने जो प्रश्न किया है अब जनता का मुझे सामना करना पड़ेगा, आप मेरे से दूर हट जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरोप तो आप ही बनते हैं। ये जो मकान और कोठियाँ लोगों ने बनाई हैं, लोगों की शरीर के ऊपर, उनके कफन और उनकी कब्र के ऊपर बना दी है। उनको उसके कोठियों के नीचे जमींदोज कर दिया है। आह लगी है, उसी आह से आज समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होती जा रही है। लोगों की आह उन कोठियों में है। अभी हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और जनता के जो युवा हैं, युवाओं से इतनी हमारी बात हो पाई है। युवाओं का साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार ने बाकी तो सब कुछ ठीक किया पर युवाओं के लिए नहीं सोचा। रोजगार हम लोगों को अभी तक ये सरकार नहीं दे पाई। सबसे ज़्यादा रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस सरकार ने दिए हैं। जितना रोजगार युवाओं को इस सरकार ने दिया है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं डाटा आपके पास भेज दूंगा। सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के, मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर 7.5 लाख नियुक्तियां हमारी सरकार ने करी है, प्रदेश सरकार। और उसमें कोई आरोप नहीं है। कोई एक आप लेके आ जाइए तो वो कहते साहब मैं योग्य था, मेरा नंबर होना चाहिए था और मैं नहीं हो पाया, एक ढूंढ के ले आइए। और पहले एक आध कोई सही लेके आ जाए। यहाँ पहले की नियुक्तियां केवल भाई भतीजावाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर होती थी। आज सारी नियुक्तियां एकदम फ्रेश एंड फेयर होती हैं और आज पूरी जनता खुश है। ये तो हो गई सरकारी नौकरी। इतना अच्छा माहौल है, वातावरण बन के तैयार हो चुका था और आज हजारों लाखों करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ चुका है। इन्वेस्टमेंट आएगा तो व्यापार और रोजगार किसको मिलेगा? रोजगार और व्यापार लोकल लोगों को मिलेगा मैक्सिमम। आज उसके आधार पर करोड़ों युवा, करोड़ों व्यापारी अपना उद्यम कर रहे हैं, खुद भी 2 पैसा कमा रहे हैं और 2 पैसा लोगों को कमाने का अवसर भी दे रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट और जो वातावरण बना है, जो उत्तर प्रदेश का एक नया मॉडल बन के तैयार हुआ, जो एक नई झांकी तैयार हुई है, उस झांकी में आज सबको सुरक्षा, सबको रोजगार, सबको व्यापार। मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 20 सालों में या 30 सालों में जितना लोगों को रोजगार मिला होगा, इन 7 सालों में उतना हम लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने का काम किया है, बिना भेदभाव के, बिना अपने पराये के, बिना माफिया राज। कोई नहीं कि हम अगर कोई ताकतवर विधायक है तो, या कोई सांसद है, विधायक या मंत्री है तो जाके कह नहीं साहब पहले हमारे लोगों को रोजगार दीजिए या हमारे लोगों को ठेका पट्टा दीजिए। ऐसा नहीं है। जो मेरिट के आधार पर जिसको होता है उसको वो करता है। अच्छा, अभी साफ सुथरा काम, सब कुछ दिन पहले यहाँ सभा हुई, राहुल अखिलेश दोनों यहाँ आए थे, दोनों पार्टियों के मुखिया। तो कहा जा सकता है कुछ बदलाव इनके भाषणों से होगा, जो इन्होंने वादे किए हैं उससे कुछ बदलाव होने वाला है? ये हर बार वादे करते हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में आई थी, कांग्रेस और 7-8 राज्यों में उनकी सरकार है, वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। तो कांग्रेस की है, कांग्रेस के सहयोगी दलों की, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्होंने अपने राज्यों में क्या किया? जो वो कह रहे हैं वो कर लेते ना वहाँ पे, और कहते कि साहब उन राज्यों में देख के आओ। ये जो गठबंधन है आपस में लड़ रहा है, केवल मोदी जी से डर रहा है और मोदी जी को रोकना चाहता है, देश के विकास को रोकना चाहता है।
युवाओं के भविष्य के ऊपर एक काली छाया डालना चाहता है। इस और महिलाओं को, बहन बेटियों को परेशान करने वाले लोग अब सरकार में नहीं आने वाले। ये कितने भी जुमले चल रहे, कितनी भी झूठी बातें कर दें, कितने भी फर्जी वादे कर दें, जनता सब जान चुकी है कि जो 60 साल जिनको हमने शासन दिया, लगभग 12-13 साल उत्तर प्रदेश में जिनको हमने सरकार चलाने का मौका दिया, वो केवल जख्म दे सके, मरहम नहीं लगा सके। तो जो मरहम नहीं लगा सके और जिनकी पहचान केवल जख्म देने वालों में हो, खंजर घोंपने वालों में हो, जनता कैसे उन पर विश्वास कर लेगी। वादे तो करते हैं लेकिन वादों में भरोसा होना चाहिए ना, उनके अंदर विश्वास होना चाहिए। और विश्वास की गारंटी, भरोसे की गारंटी केवल मोदी है। तो वो कुछ भी बोले, आए थे लोग उनको ये मानते शरारती बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे शरारती बच्चे हैं। एक ने अपनी संसद में, कितना गरिमापूर्ण सदन होता है, क्या आंख मचोली कर रहे थे, किस तरीके की हरकतें करते हैं राहुल गांधी। देश संज्ञान लेता है, आप क्या आचरण करते हैं वहां पे। देश की संसद है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद है, मर्यादा से चलती है, नियम कानून से ज्यादा मर्यादा से चलती है। तो मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हो। दूसरे हैं हमारे अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी के, जो अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर सके, जो अपने चाचा का सम्मान नहीं कर सके, जो अपने परिवार को साथ लेके नहीं चल सके। तो संस्कार विहीन लोग, इनसे जनता क्या भरोसा करेगी। अच्छा, जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ लोग कैमरे पे कोई बात कहते हैं, कई लोग नहीं भी कहते हैं। ऐसा माहौल देख के हम लोगों को लगा कि भाजपा के अंदर के लोगों में भी माननीय अनुराग शर्मा जी का कहीं ना कहीं विरोध है। आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप विपक्ष के, जो कांग्रेस के इस समय प्रत्याशी हैं दिव्य आदित्य जी, उनके बारे में आप कह रहे थे कि वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। बिल्कुल बड़े भाई हैं, वो तो बड़े भाई आज भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं इशारा नहीं करता है कि कुछ अंतर्मन में कुछ चल रहा है? नहीं, ये इससे क्या इशारा होगा। बड़े भाई होना और राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होना, इसमें कोई, मैं समझता हूँ कोई बात नहीं। प्रदीप जैन जी बड़े भाई हैं और मैं ये भी कहता हूँ प्रदीप जैन जी खराब आदमी नहीं है, लेकिन उनके इस कांग्रेस दल से चुनाव लड़ने से इस देश का क्या भला होने वाला है। उनके कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में होने से उत्तर प्रदेश और झांसी का क्या भला होने वाला है। मैंने उस दिन भी यही कहा था, प्रदीप जैन जी से झांसी का भला नहीं हो सकता। अगर भला हो सकता होता तो वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। वो केवल एक आंदोलनकारी नेता है। वो आंदोलन अच्छा कर सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते। वो समस्या बता सकते हैं, समाधान केवल भाजपा कर सकती है। इसलिए वो एक अच्छे सांसद झांसी के लिए नहीं साबित हुए, अच्छे व्यक्ति साबित हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँ कि हमारा उनसे कोई झगड़ा क्या है। झगड़ा तो हमारा किसी से नहीं है, सब हमारे कोई बड़े भाई हैं और सब बाकी और भी दलों में है, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई होना और राजनीतिक विचारधारा होना, विचारधारा के लिए आदमी जान दे देता है। हम लोग उस दल के लोग हैं जहां अपने विचार के लिए जान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग मोदी की सेना है, भगवान राम की सेना है हम लोग। आप बताइए प्रदीप जैन जी को जितने वोट पड़ेंगे तो क्या ये सिद्ध, जीतना तो नहीं है लेकिन ये सिद्ध नहीं होगा, जितने वोट भी पड़ेंगे किसी भी कारण से पड़ जाए, ये सिद्ध नहीं होगा कि ये भगवान राम के जो मंदिर को गिराने वाली जो बात कर रहे हैं उसके समर्थन में भी कुछ लोग तैयार हैं। जाने अनजाने लोग उस बात को कहीं ना कहीं ताकत देने का काम करेंगे, जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, एक बार हमको बहुमत दे दीजिए, हम मंदिर पर ताला डाल देंगे, बिल्डोजर चला के वहाँ पर दोबारा से मस्जिद बना देंगे। तो ये इस तरीके की बातें हमारा जो विपक्ष में लड़ने वाले गठबंधन के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। इतने हताश और निराश हो गए कि सनातन को मिटाना चाहते, हमारे धर्म को मिटाना चाहते। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के भानु साय जी से आप परिचित होंगे, वो हमेशा मांग उठाते रहे कि बुंदेलखंड राज्य बन जाए। आज भी वो चुनाव में एक दफ्ती लेकर भी घूम रहे थे। वो और उनका एक चूंकि दीदी जी से उनका एक मुद्दा है। काफी लोगों के दिल में ये बात रहती है कि हमारा राज्य होना चाहिए। मैं इस बात को लेके, ये केवल चुनाव के समय ही क्यों बात होती है,
चाहे प्रदीप जैन जी हो, चाहे भानु सहाय जी, केवल चुनाव में मुद्दा क्यों बनाते हो भाई? दीदी उमा भारती ने दीदी उमा भारती से प्रश्न किया गया था, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि बनना चाहिए। लेकिन ये चुनाव के समय ही क्यों इस मुद्दे को उठाते हो साहब? 5 साल इसके लिए काम करिए। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, धन्यवाद देता हूँ योगी जी को, जिन्होंने बुंदेलखंड को इतना मान सम्मान दिया, इतनी सुरक्षा दी। आज बुंदेलखंड में कम से कम 30,000 करोड़ के केवल पेयजल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यूपी एमपी के 30,000 करोड़। आज बुंदेलखंड में कोई भूखा नहीं है, बुंदेलखंड में रोजगार की सब चिंताएं हो रही राजीव जी, है। यहाँ बीटा लेके हमारे योगी जी और मोदी जी आए हैं, यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर लेके आए हैं, यहाँ हवाई अड्डे बन रहे हैं, यहाँ एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। पलायन खत्म हो गया यहाँ से। इनके समय में पलायन होता था, हमारे समय में पलायन नहीं होता। अब आदमी अपना रोजगार करने के लिए दुनिया में जाए, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप स्टेशन पे जाइए, कोई सिर पे बोरी रखे नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ये जो परिवर्तन आया है, योगी जी और मोदी जी ने बेहतरीन काम किया है हमारे बुंदेलखंड के लिए, इसलिए लोगों के मन में रहता है। लेकिन हमारी चिंता इस सरकार ने की है। अब वो मुद्दा बहुत ज्यादा लोगों के, जब सौतेला व्यवहार होता था, जब हमारे साथ में धोखा होता था, हमारे साथ में लोग दगाबाजी करते थे, दल वोट हमसे ले जाते थे, और जब योजनाओं का लाभ अन्य क्षेत्रों को देते थे, बुंदेलखंड को हमेशा उपेक्षित रखते, तब लोगों के मन में ज्यादा भाव होता था कि हमारा राज्य बनना चाहिए। आज तो हमको सबसे ऊपर है सरकार की दृष्टि में, सरकार की प्राथमिकता में बुंदेलखंड सबसे ऊपर है। तो अब हमें को नहीं लगता कि लोगों के मन में इतना कोई भाव रहता होगा। लेकिन हाँ, एक मांग रहती है कि हमारा चूंकि काफी बड़ा राज्य है और इस नाते लोग मांग रखते हैं, लेकिन सब संतुष्ट हैं इस बार इस सरकार से, आदरणीय योगी जी से 100% लोग संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि विपक्षी लोग भी हमसे कहते हैं कि साहब वो बात सही है कि हम फलानी पार्टी के हैं, लेकिन सरकार योगी जी की चाहिए। देश में मोदी नहीं होगा तो हम लोग रह नहीं पाएंगे। आप लोग सही जगह हो, आप सही बने रहिए, आपकी मेहनत से और मोदी योगी के आशीर्वाद से हम लोगों का भविष्य सुरक्षित है। अब हम क्या करें, हमारे पिताजी हमको इस पार्टी में छोड़ गए थे, तो हमने बाकी लोगों से तो कह दिया कि वोट जाओ भाजपा में दो, हम तो दिखाने के लिए काम करते हैं। ये बातें हम सुनते हैं। तो भानु जी का जो सपना है वो सपना रह जाएगा। भानु जी का सपना नहीं है, ये भानु जी जैसे काफी लोगों का सपना है। और ये एक विषय है, और हमारी सरकार ही है जिसने सबसे ज्यादा राज्य बनाने का काम किया है। हमारी सरकार है, और बिना संघर्ष के। मुलायम सिंह जी ने तो गोलियां चलवा दी थी उत्तराखंड के लोगों पर। तो ये राज्य बनाने वाले लोग नहीं, ये राज्य के केवल मुद्दे उठाकर वोट हथियाने वाले लोग हैं। राज्य बनाने का काम भी अगर कोई करेगा तो वो भाजपा ही करेगी, योगी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे, अमित शाह जी करेंगे। उनको बहुत अच्छा अध्ययन है, और जो नॉलेज अमित शाह जी की है देश के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में, क्या होना चाहिए भविष्य में, कैसे समाज और देश सुरक्षित रहेगा, किस तरीके का के राज्यों का नया आकार होना चाहिए, नया रूप होना चाहिए, सारा अध्ययन हमारे वहाँ पे है। और जो जरूरत होगी क्षेत्र की और जनता की, उस पर गंभीरता से हमसे बेहतर ध्यान हमारे नेता देते हैं। इसलिए हम लोगों को चिंता उतनी नहीं करनी चाहिए जितनी चिंता हमारी सरकार करती है, हमारे नेता करते हैं। वो हमारी बेहतर चिंता करते हैं, और क्या अच्छा होगा हमारे लिए उन्हें सोच के बैठे होंगे, और वो समय आने पर उसका निर्णय सुनाएंगे, और जनता हतप्रभ रह जाएगी। इस बार क्या लगता है कितने अंतर से, क्योंकि पिछली बार तकरीबन 3.5 लाख वोटों से आगे रहे थे माननीय सांसद जी, इस बार कितने लग रहा है, कितने बहुमत आपको मिलने वाला है? 2 लाख वोट मुझे लगता है इस बार हम लोग 5 लाख वोटों से जीतेंगे, इससे अधिक से जीतना चाहिए। और मेरी विधानसभा में भी पिछली बार के अंतर डबल होना चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है। जिस तरीके के फीडबैक है मेरा अपने लोगों के साथ में, और मेरी जनता और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में जो संवाद हो रहा है, जो मिलना जुलना हो रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस कोई है ही नहीं। समाजवादी पार्टी कोई वोट नहीं देना चाहता। कांग्रेस के 60 सालों के कारनामे सबके सामने हैं। देश को बर्बाद कर दिया, हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग कर दिया था, आधा आज भी हमारा दूसरों के कब्जे में है। यहाँ की डेमोग्राफी बदलने का काम किया। क्योंकि लोग जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे हिंदुओं की आबादी कितनी थी और मुस्लिम की आबादी कितनी थी हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान में हिंदुओं की और मुस्लिम की आबादी क्या थी, आज क्या स्थिति है। कांग्रेस ने तो अपने शासन के लिए सबको दफन करने का काम किया है। कांग्रेस को वोट देना तो पाप है,
इससे बुरा काम नहीं है कांग्रेस को, कोई नहीं देना चाहता। अगर कांग्रेस को कोई वोट देना चाहता तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक आध सीट जीत लेती। बड़ी मुश्किल से सोनिया जी जीत पाई थी रायबरेली से, वो भी लोगों ने कहा कि कम से कम बुजुर्ग हैं, छोड़ दो, आखिरी बार तो वो खुद ही नहीं लड़ेंगे, ऐसे करके छोड़ दी थी। और विधानसभा में क्या स्थिति है, जिसका सूरज नहीं डूबता था उनके क्या हाल है आज। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, जहाँ से उनके सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उन्हीं उत्तर प्रदेश ने दिए और कांग्रेस के बनाए, और उनका क्या है, उनका क्या हुआ भाई। आज विधानसभा में ऑटो से भी नहीं आते, स्कूटर से आते हैं वो। चलिए हम जिनके लिए बसें कम पड़ जाती थी विधायकों के लिए, आज वो दल के लोग स्कूटर से आ रहे हैं। ये जनता का श्राप है, जनता की नफरत है उनसे, जनता के साथ धोखा किया है ना, तो जनता और यहाँ के लोग वो तो ले ही रहे हैं जिनके साथ में किया, उनकी पीढ़ियाँ भी उसको बदला ले रही है। कांग्रेस को कोई बख्शने वाला नहीं है, और कांग्रेस तो यहाँ धोखे में आ गई है। असली चुनाव तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के गुंडे लड़ रहे हैं। प्रदीप जैन जी तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे, वो तो घर बैठे हैं सिंबल लेके कि भैया तुम लोग लड़ो, हमारे बस का नहीं है, हमारे पास ना टीम है, ना कार्यकर्ता है, ना हमारे पास वोट है, ना जनाधार है, कुछ है नहीं। जो कुछ गुंडे हैं उनके दम पे जितने वोट डलवा लो। तो इस बार गुंडागर्दी चल रही नहीं है, योगी जी का बिल्डोजर चलना है। तो साफ है मैदान, मुश्किल से उनको जो वोट है अधिकतम सारा समीकरण के साथ 2-2.5 लाख 3 लाख वोट तक मिल जाए तो बहुत है। हम लोग 8-9 लाख वोट हमको पाएंगे। अच्छा, कार्यक्रम को हम क्लोज कर रहे हैं। अगर वोटरों से कुछ अपील करनी हो तो जरूर आप कर लीजिए। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपकर स्वयं अपने घरों में सुरक्षित रहें, संतुष्टि के साथ में अपना जीवन व्यतीत करें। जब तक मोदी है तो सारी चिंता करने वाला एक व्यक्ति आपके प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद है, और प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक देश सुरक्षित है, हमारे आपके सबके परिवार सुरक्षित हैं, हमारा आपका रोजगार सुरक्षित है, हमारी नौकरी सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है। मोदी नहीं है तो आप सबने देखा था कि इस देश का क्या हाल था और किस तरीके से तुष्टीकरण इस देश में होता था, और उस तुष्टीकरण के आधार पर लोगों के हकों को छीनने का काम होता था। आज हमारे हक भी सुरक्षित हैं, हमारे अधिकार भी सुरक्षित हैं, हमारा देश और हमारा समाज भी सुरक्षित है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आइए हम सब लोग 20 मई को अधिक से अधिक मतदान करके आदरणीय अनुराग शर्मा जी को फिर एक बार सांसद बनाएं, और झांसी से एक कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी की जो 400 पार की माला है उस माला का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद। तो ये थे बबीना विधायक राजीव सिंह पारीक सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।